बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न बायोलॉजी विद नाज। आज हमने अपने 9th क्लास के बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर दैट इज़ सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की एक्सरसाइज करनी है। तो सबसे पहले हम मूव करते हैं अपने MCQs की तरफ। सबसे पहला MCQ आपसे ये पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ करेक्ट सीक्वेंस इन बायोलॉजिकल मेथड, कि आपके बायोलॉजिकल मेथड के जो स्टेप्स थे उनका एग्जैक्ट सीक्वेंस क्या है। तो इसमें सी ऑप्शन आपका ठीक है, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। सेकंड वन आपसे पूछ रहा है विच वन ऑफ दीज इज़ नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ हाइपोथेसिस, के हाइपोथेसिस का करेक्टरिस्टिक इसमें से कौन सा नहीं है। ऐसा इसमें हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि ये लाजमी नहीं है। आपने हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है कि ऐसी कोई बात जो आपने फ़र्ज़ की हुई है, तो फ़र्ज़ की हुई बातें लाजमी नहीं होता कि वो ठीक हों, तो ये उसका करैक्टर नहीं है कि मस्ट बी करेक्ट। ये उसको लाजमी नहीं है कि आपने जो बात की है वो 100% ठीक हो, तो ये नहीं है। बाकी जितना भी उसने बताया है ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। बाकी उसने बताया है ए वाला है मस्ट बी कंसिस्टेंट विद ऑल द अवेलेबल डाटा, ये ठीक है कि आपने जितनी भी ऑब्जर्वेशन की है उसके साथ मैच करता हो, ये होता है उसका करेक्टर। सेकंड है मस्ट बी टेस्टेबल, क्या का हाइपोथेसिस आप ऐसी स्टेटमेंट दें जिसको बंदा एक्सपेरिमेंट कर सके, ये भी ठीक है। थर्ड बोलता है मस्ट मेक प्रिडिक्शंस, के उससे आगे अपनी डिडक्शंस आप बना सके, तो ये भी ठीक है। तो इसमें ये वाला उसका करेक्टर नहीं है, तो उसने हमसे यही पूछा है, तो हम सी पे क्या करेंगे, करेक्ट आंसर कर देंगे इसको। नंबर 3, एट विच पॉइंट इज़ बायोलॉजिस्ट मोस्ट लाइकली यूज़ रीजनिंग, आप रीजनिंग कहाँ पे यूज़ करते हैं, अपनी ख्यालात आप कहाँ पे देते हैं। तो ये है आपका ड्यूरिंग हाइपोथेसिस फार्मूलेशन। आप इस स्टेप में आके रीज़न देते हैं कि इतनी ये मैंने ऑब्जर्वेशन की थी, उसके बाद ये इसकी रीज़न है, ये हाइपोथेसिस मैं इसकी फार्मूलेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे आपने रीजनिंग देनी होती है। ऐसा नंबर 4 है हाइपोथेसिस मस्ट बी टेस्टेबल टू बी साइंटिफिकली वैलिड, बीइंग टेस्टेबल मींस दैट, ये आपसे पूछ रहा है कि एक हाइपोथेसिस को साइंटिफिकली वैलिड होना चाहिए, मतलब वो उसको वैलिड होना चाहिए कि आप उसके रिजल्ट्स जो हैं वो उसके प्रूव कर सकें। तो टेस्टेबल का मतलब क्या होता है, ऑब्वियसली टेस्टेबल का मतलब क्या होता है, एक्सपेरिमेंट करना। तो यहाँ पे हमारे पास ओनली अ कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट कैन इंडिकेट वेदर द हाइपोथेसिस इज करेक्ट और इनकरेक्ट। आप किसी भी चीज़ को, हाइपोथेसिस को आप टेस्ट कब करते हैं, आपको उसका रिजल्ट कब मिलता है, जब आप उसके एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन ठीक है। फिफ्थ आपसे पूछ रहा है व्हाट वुड बी द बेस्ट एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन फॉर टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस दैट बीन प्लांट्स रिक्वायर सोडियम। ये कहता है कि अगर आप ये टेस्ट करना चाहते हैं, एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं कि आपके जो बीन प्लांट्स हैं उनको सोडियम चाहिए या नहीं चाहिए, तो आप उसको किस तरह से टेस्ट करेंगे। तो ऑब्वियसली हम उसको इस तरह से टेस्ट करेंगे, कुछ प्लांट्स जो हैं हमारे सोडियम के कुछ हमारे जो प्लांट्स हैं बीन प्लांट्स उनको हम सोडियम के साथ ग्रो करवाएंगे, सोडियम वाली ज़मीन में, और कुछ को हम जो है सोडियम फर्टिलाइज़र्स के बगैर कराएंगे, ग्रो करवाएंगे। तो फिर हमें पता चल जाएगा कि किसकी ग्रोथ अच्छी होती है और कौन सा एक्सपेरिमेंट हमारा कामयाब है, ठीक है। आगे कहता है कि तो सॉरी इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला आपसे नंबर 6 पूछता है गार्डनर सीज अ लार्ज स्नेक नियर बाय, ही नोज दैट जनरली स्नेक्स स्टिंग्स, सो द गार्डनर रेन अवे, द गार्डनर डिड विच ऑफ द फॉलोइंग। ये कहता है कि एक गार्डनर जो है, एक बागबान ने एक बड़ा सांप देखा। अब जो ही उसने देखा तो उसको भाग गया, क्योंकि उसको पता था कि जो सांप होते हैं बंदे को क्या करते हैं, काट जाते हैं। तो अब उसने यहाँ पे कौन सा उसने स्टेप यूज़ किया है, तो उसने ऑब्जर्वेशन यूज़ की है। उसने पहले देखा हुआ था, अपनी आंखों से लोगों को ऑब्जर्व कर रखा था और सुन रखा था। हमने देखा नहीं कि ऑब्जर्वेशन में हम अपनी 5 सेंसेस यूज़ करते हैं, हम सुनते हैं, हम देखते हैं, हम बोलते हैं। तो उसने सुन रखा था और अपनी आंखों से देख रखा था कि जब स्नेक्स क्या करते हैं, बंदे को स्टिंग कर देते हैं, तो उसको ऑब्जर्वेशन को देखते ही, यूज़ करते ही वो क्या हुआ, वहाँ से भाग गया। नंबर 7, अ साइंटिफिकली थ्योरी हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, साइंटिफिक थ्योरी की प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती है। तो इसमें ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, इट एग्री विद अवेलेबल एविडेंस, के जो भी एविडेंसेस आए हैं, जो भी शवाहिदात सामने आए हैं, वो उसको जो हाइपोथेसिस के रिज़ल्ट या एक्सपेरिमेंट्स के रिज़ल्ट आए हैं, इसने उसको प्रूफ करना है, ये उसके साथ मैच करे, ठीक है। आगे ये इसका करेक्ट है। आगे ये कहता है इट कैन नॉट बी रिजेक्टेड, कि उसको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता, हो ही नहीं सकता कि कोई ऐसी थ्योरी हो जिसको रिजेक्ट ना किया जा सके। इसके बाद इट हैज़ बीन एब्सोल्युटली प्रूवन, कि वो 100% प्योर साबित हो चुकी है, नहीं। आगे डी डजंट नीड टू अल्टर्ड इन द लाइट ऑफ न्यू एविडेंस, के इसको चेंज नहीं किया जा सकता, आप इसको प्रोडक्टिव थ्योरी के तौर पर नहीं ले सकते, तो ये भी गलत है। तो इसमें इसकी ये प्रॉपर्टी है कि इट एग्री विद अवेलेबल एविडेंसेस, बाकी तमाम इसकी प्रॉपर्टीज़ नहीं हैं। आगे कहता है एक्सपेरिमेंट इज़ ओनली स्टेप ऑफ द साइंटिफिक प्रोसेस बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट ऑलवेज,
अब एक्सपेरिमेंट हम क्यों करते हैं कि हमने जो डिडक्शन की, हमने ऑब्जर्वेशन की बेस पे जो हाइपोथेसिस बनाया था और फिर हमने उससे जो डिडक्शन बनाई थी उसको हम क्या करें, करेक्ट उसको कर सकें। हम अपनी जो हमारी हाइपोथेसिस थी या डिडक्शन थी उसके जो रिज़ल्ट्स हमने किए हैं वो हमारे पास करेक्ट आ सकें, तो हम अपने उन रिज़ल्ट को करेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो इसमें आपका आएगा गिव्स द बायोलॉजिस्ट अ करेक्ट रिज़ल्ट। एक्सपेरिमेंट हम क्यों करते हैं, ताकि हमें अपनी ऑब्जर्वेशन का करेक्ट रिज़ल्ट मिल सके। आगे आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपने 20 ऐसे स्टूडेंट लिए जिनके ऊपर आपने ये टेस्ट किया कि उनको जब पढ़ने से पहले चाय दी जाए तो उन बच्चों को जो सबक होता है जल्दी याद हो जाता है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इसके अपोजिट आप ऐसी स्टूडेंट्स लेके आते हैं जिनको आपने कंट्रोल ग्रुप में रखा हुआ है, तो उनके लिए क्या कंडीशन होगी। तो ऑब्वियसली जब आपने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में वो स्टूडेंट्स रखे हैं जिनको आपने चाय पिलवाई है पढ़ने से पहले, तो कंट्रोल ग्रुप में उसके अपोजिट होता है। कंट्रोल ग्रुप में हम कौन से स्टूडेंट्स रखते हैं कि जिनके पास चाय नहीं थी। ये पूरी स्टेटमेंट में आपने इन दो लफ्ज़ों पर गौर करना है, कंट्रोल ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ठीक है। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए जी बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। पहला है डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व द बायोलॉजिकल मेथड टेकिंग मलेरिया एज एग्जांपल। आपने बायोलॉजिकल स्टेप्स को डिस्क्राइब करना है किसको सामने रखते हुए, मलेरिया को। तो ये हमने पेज नंबर 24 और 25 पे दो इसकी एग्जांपल्स जो थी वो पढ़ी थी। मैंने आपको बताया था कि दो आप कर सकते हैं। पहला हमारा यहाँ से शुरू होगा, मैंने आपको बताया था आप यहाँ पे ना शुरू करेंगे। नंबर 1 स्टेप कौन सा होता है, रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ठीक है। ये आपने इसका बायोलॉजिकल प्रॉब्लम लिखना है कि मलेरिया इज़ अ डिजीज़ ऑफ चिल एंड फीवर दैट किल्ड मैनी पीपल। ये हमारे पास प्रॉब्लम सामने आया, उसकी बेस पे हमने उसकी ऑब्जर्वेशन दी। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 हाइपोथेसिस, स्टेप नंबर 4 डिडक्शन, स्टेप नंबर 5 एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। या आप ये कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक आपका क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा। या आप इसमें से फिर ये वाला भी कर सकते हैं, ये आपका जो है वो सेकंड बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसमें हमारा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या आएगा, नंबर 1 स्टेप आप लिखेंगे रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, हाउ प्लाज्मोडियम गेट इनटू द ब्लड ऑफ मैन। फिर उसकी बेस पे आपने ऑब्जर्वेशन या ये कर लेनी है या ये कर लेनी है। स्टेप नंबर 2 में से इन दोनों में से कोई सी एक ऑब्जर्वेशन करेंगे, ठीक है। स्टेप नंबर 3 क्या आ जाएगा, हाइपोथेसिस। स्टेप नंबर 4 डिडक्शन, स्टेप नंबर 5 एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट में आप जस्ट ये कर सकते हैं, ठीक है, ये कर लें। या फिर अगले पेज पे जो इसने इटालियन बायोलॉजिस्ट का दिया हुआ है आप वो कर लें। तो ये वाला पेज करें या वो वाला, 5 ही स्टेप आपने करने हैं, ठीक है। तो आप इन दोनों में से कोई भी जो आपको ईजी लगता है वो सामने रख के आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, if a test shows that some people have plasmodium in their blood but they don't show any symptoms of the malaria, what hypothesis will you formulate to answer this problem। कि आपके सामने अगर एक्सपेरिमेंट रखा गया है कि कुछ लोग जो थे उनका हमने ब्लड टेस्ट किया है, उनके अंदर मलेरियल प्लाज्मोडियम मौजूद था, ठीक है, मलेरिया काजिंग जो जरासीम होते हैं, जर्म्स होते हैं मौजूद थे, लेकिन उन लोगों के अंदर वो अलामात नहीं थी। तो आप इसको सामने रखते हुए कौन सा हाइपोथेसिस सामने रखेंगे। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि अगर उनके अंदर वाकई प्लाज्मोडियम मौजूद था लेकिन अभी तक उस बंदे के अंदर मलेरिया वाली अलामात नहीं आई, तो इसका एक ही हाइपोथेसिस हो सकता है। हम ये फ़र्ज़ कर सकते हैं कि प्लाज्मोडियम इज़ इन एक्टिव फॉर्म, कि प्लाज्मोडियम जो होता है ना उसको आपकी बॉडी में जाके उसको एक्टिव होने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। वहाँ पे अगर वो अपनी अलामात शो नहीं कर रहा, अभी उस बंदे को मलेरिया नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि प्लाज्मोडियम इज़ इन एक्टिव फॉर्म। अच्छा, अब ये शॉर्ट क्वेश्चन तो है नहीं कि आप सिर्फ इतना लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ये है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन, तो इसके लिए हम फिर ये साथ अपना एक्सपेरिमेंट लिखेंगे। ये वाला उसने यहाँ से एक्सपेरिमेंट उठाया है, ठीक है, ब्लड ऑफ अंडर मलेरियल पेशेंट एग्जामिन्ड। फिर आप ये सारा करेंगे और उसके बाद आप लिखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट वी कैन फार्मुलेट द हाइपोथेसिस दैट those people who do not show the symptoms of malaria, the plasmodium is present in inactive form in their blood, ठीक है। तो यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा। फिर ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ द प्रिंसिपल्स ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन आर यूज्ड इन द बायोलॉजिकल मेथड। तो इसका एज इट इज़ आंसर पेज नंबर 28 पे है, जो हमने इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ा था, ठीक है। नीचे है जस्टिफाई मैथमेटिक्स एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस, वो भी उसका पेज नंबर 28 पे है। उसमें आपने जो एग्जाम्पल हमने दी थी वो उसमें आपने करनी है। आगे है डिफ्रेंशिएट बिटवीन थ्योरी एंड लॉ। थ्योरी की डेफिनेशन आपकी पेज नंबर 26 पे है और लॉ की 27 पे है। आगे आपसे पूछता है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर बेटर इन बायोलॉजिकल मेथड हाउ। हमने दो तरह की अपनी ऑब्जर्वेशंस पढ़ी थी, एक उसमें थी हमारी क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन और एक उसमें थी हमारी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में हमने स्टडी किया था कि हम किसी चीज़ की क्वालिटी को ना उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस को देख के तो उसकी बता देते हैं। जैसे देखें कि हमने कहा था कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़, यहाँ से हमने उसकी देखी थी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ कोल्डर दैन द बॉइलिंग पॉइंट। ये कहता है कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जिसमें आप मैथ्स के डिजिट यूज़ करते हैं वो क्यों ज़्यादा रिलायबल होती है। तो इसका आंसर है, यहाँ से आप आंसर लिखेंगे, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर कंसिडर्ड एज मोर एक्यूरेट दैन क्वालिटेटिव वन बिकॉज द फॉर्मर का मतलब क्या है, क्वान्टिटेटिव, जिसका पहले जिक्र किया गया है, बिकॉज द क्वान्टिटेटिव
ऑब्जर्वेशंस आर इनवेरिएबल एंड मेजरेबल एंड कैन बी रिकॉर्डेड इन टर्म ऑफ नंबर। ये ज़्यादा आपके लिए अथेंटिक होती हैं कि आपके पास एक वैलिड चीज़ आ जाती है, आप इसको नंबर के अंदर कर सकते हैं, इसलिए ये ज़्यादा रिलायबल है। तो यहाँ तक आपकी एक्सरसाइज मुकम्मल होती है। उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा, सारी एक्सरसाइज आपके क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं कल नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरे इस चैनल लर्न विद नाज को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।